हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एसएसटी के मैराथन की आज जो है हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर सीटेट 2023 एसएसटी की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख लीजिएगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको हर दिन जो है 12 बजे ही क्लास देखने को मिलेगा। कभी कभी चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बस वीडियो बना के फॉर्मेलिटी हो जाए। जी नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस बार जितने लोग भी हैं सीटेट एसएसटी सोशल स्टडी या सोशल साइंस जिसने भी फॉर्म भरा है उसका सीटेट का पेपर 2 जरूर क्लियर हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चाहे डाउनलोड कर लीजिए, चाहे 2x की स्पीड में करके देखिए, बट जितने भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसमें से गलत ना करें। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्या बस ये PYQ करके हमारा हो जाएगा? आप एक बार करिए, तो बस एक बार PYQ नहीं किया जाता है, इसको 2 से 3 बार देखना पड़ता है। एक बार में आप देखोगे आपको लगेगा आपके दिमाग में छप गया, तो ये आपकी गलत फहमी है। कुछ चीज़ों को अपने कॉपी में नोट कीजिए, कुछ चीज़ों को आप वीडियो से देखिए, तब जाके समझ में आएगा। करते हैं, और अगर आपको लास्ट में पढ़ने के बाद से ऐसा लगे कि यस वीडियो आपको आपके काम की थी, तब आप लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज लाइक मत करना, ना ही शेयर करना, ना ही सब्सक्राइब करना, बस पढ़ाई कर लो अच्छे से। तो चलिए देखते हैं और पूरे क्वेश्चंस करेंगे। और ये एक चीज़ पहले बता देती हूँ जो कि आप में से बहुत से लोग पूछते हैं। तो देखिए, अभी तक जितने भी मैंने एसएसटी की क्लासेस ली हैं वो आपका रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि 7 फरवरी 2023 तक चला है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके जो पहला ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके कराऊंगी, आज हम उसी का करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि जो अभी आपका अभी हुआ है ना जस्ट, उसके मैंने मोस्टली क्वेश्चंस करा दिए हैं एसएसटी के। तो अब मैंने सोचा है कि 2 ही बार तो हुआ ही है ऑनलाइन पेपर, और इन्हीं दोनों पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्यों ना दोनों ही करा दिया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो सबसे मेन चीज याद रखना है कि हड़प्पा निवासी जो है वो कांस्य युग से संबंध रखते थे। तो जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप लेते जाइएगा। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो हड़प्पा किससे संबंध रखते थे? जैसे ही हड़प्पा की बात आए तो याद रखना वो संबंध रखते थे कांस्य युग से। चलो दूसरा क्वेश्चन, यहां पर देखो, चलिए मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, अदरवाइज आप 360 पे करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखो वही है, 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन लिखा गया है कि इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। अच्छा, ये केवल वर्ड की वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप केवल लगा के चीज़ों को सीमित कर रहे हैं। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा देखिए, लिखा है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो जी हाँ, जो ये समय है, आप बताइए क्या हमेशा समय एक जैसा रहेगा? सोशली या फिर इकोनॉमिक चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा A गलत है और B सही है। तो मैं यहाँ पर ही ऐसे टिक कर देती हूँ। तो हमारा A कथन गलत है, B सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि अल हिंद किताब को किसने लिखा है? तो ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बेरूनी। और ये कई बार पूछा हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि अल हिंद किताब को किसने लिखा, तो वो है अल बेरूनी। ठीक है, चलिए अभी हमारा 34। देखिए, कुछ चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी लिखी होती है कि पूरा PDF में भी नहीं आ पाता है, आप देख सकते हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा उसको छोटा करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, अदरवाइज आधी चीज़ें आपको दिखेंगी ही नहीं। तो 34 में देखिए कि 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि अब इसका एक ही रीज़न हो सकता है
चार ऑप्शंस में कोई एक ही सही होगा कि क्यों आखिर में 8वीं या फिर 18वीं सदी के मध्य में जो विभिन्न क्षेत्र थे उसमें साजिश वास्तुकला शैली पाई जाती है। एक रीजन है, बस उसी को याद रखो, और वो रीजन ये है कि बड़े साम्राज्यों, यही वाला आपका सही होगा। देखिए, बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना, बस इतनी सी बात है। अब ये गलत चीज़ों को मैं क्यों एक्सप्लेन करके आपके फालतू में आपके दिमाग में और भी चीज़ें बढ़ाऊं। देखो, आपको याद करना है सही चीज़ें, गलत चीज़ें कभी याद मत करना। सही चीज़ें याद रहेंगी, एलिमिनेट कर लोगे, इसलिए इसका पहला होगा हमारा सही। अब आप बताइए, इस इतने लंबे लंबे इन लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं कि मैं क्या ही करूं, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर देखो लिखा है कि, और कुछ क्वेश्चन अगर नहीं दिखता है तो मैं इसलिए पूरा बोलने की कोशिश करूंगी ध्यान से, कि आपको दोनों कथन पे विचार करना है और बताना है कि क्या सही है। तो चलो देखते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक का नाम सभी को पता होगा, वो क्या थे? वैद्य थे। तो चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 जो है हड्डियां होती हैं। क्या ये बात सही है? तो मैंने तुरंत इस पर टिक लगा दिया, सही है। दांतों के जोड़ और उपस्थितियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। तो कैसे पहुंचे थे? तो दांतों के जोड़ हो गए, उपास्थियों से इस संख्या पर पहुंचे थे। दोनों बातें सही है, तो हम चले जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलिए। अब ये है जो सीटेट का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि बिना इसके तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता है। और देखिए 22 वाले में भी और 21 वाले में भी बहुत जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कथक आप सभी को पता है, यहाँ पे नृत्य शैली, यहाँ पे राज्य है, तो कथक तो सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। उसके बाद से आपका कुचिपुड़ी मतलब आधी पूड़ी आंध्र प्रदेश से हो गया, आंध्र से आधा अपू से पूड़ी, तो आधी पूड़ी से आप याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश का होगा कुचिपुड़ी। बाकी कथकली तो केरल। ठीक है, जैसे कि केरल में जो है अगर आप देखें तो जो फीमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपने देखा होगा। तो और कली में भी फीमेल का ही कुछ ऐसा वर्जन आ रहा है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो बस ये इसका सही है। और अगर हम ऑप्शन से मिलाएं तो ए का तीसरा, बी का दूसरा कहाँ पर है? ये रहा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए 36 भी हो गया। अब हम आते हैं 37 पे। अब बताओ, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस को, चलिए यहां पर देखो, निम्न समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था? बस इतना ही है इसका क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 37 है। तो क्या पूछ रहा है कि जो समुदाय है ना, आपको सही क्रम बताना है। अब सही क्रम किसका बताना है? जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था, उसका सही क्रम बताना है। तो मैंने क्या चीज बोला? सही चीजें याद करो, तो वो है हमारा कोल, संथाल, बस्तर, वर्ली। आप इसको याद रख सकते हो आप इसको याद रख सकते हैं KSBW। ठीक है, KSBW से आप याद रख सकते हैं आसानी से, ये निमोनिक्स है। जैसे कि के का ऐसे आपको याद रहेगा, अच्छा के का कोल है, एस का संथाल है, बी का बस्तर है, डब्ल्यू का वर्ली है। तो ये क्या है? ये शासकों के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो ये है इसका सही क्रम, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 भी हो गया। अब हम आते हैं 38 पे। पहले तो हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे अच्छे से। देखिए 38 में क्या है? अब इसमें पूछ रहा है कि जो आदिवासियों के विषय में कुछ विचार दिए गए हैं, आप सही चीजें बताइए। तो सबसे पहले कि आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। जी हाँ, जो औपनिवेशिक काल था ना, उसमें अपने प्रशासनिक शक्तियों को खो दिए थे। आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। हाँ, जो कुछ भूमि था ना, कि आप इस पे अपना जो भी आपको बोना है सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये भी बात सही है। ए और बी सही है। अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने लोगों में जो है उसका आधिपत्य बना रहा। तो केवल ए और बी हमारा सही है। तो यहां पर हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलिए 38 भी हो गया है। अब हम चलते हैं 39 पे। देखिए इसमें आपको क्या बताना है? तो
वही है जो कि बार बार पूछता है, पता नहीं कितनी तो ये लोग बस कथन वाले ही क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, महिलाएं और सुधार के संदर्भ में कुछ चीज़ें दी गई हैं, सही चीज़ें बताना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, सही चीज़ें होनी चाहिए। दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की थी। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आप समझ सकते हो। विधवा पुनर्विवाह हो गया, सती आंदोलन जिसको समाप्त किया गया, तो ये बात सही है। सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने किसको, प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया, तो ये भी बात सही है। दोनों की दोनों बातें सही हैं। और ये हम जाएंगे ए और बी, तो हमारा हो गया दोनों सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं 40 पे। 40 वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है तो हम ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पर देखो, बस इतनी सी चीज लिखी हुई है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन प्रारंभ किया, तो इससे क्या हुआ कि जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी गई थी, तो आप इसमें से सही विकल्प का चयन करें, बस इतना आपको पढ़ना है। तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि जो तमिलनाडु में जो पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया था और जाति प्रथा से संबंधित है, तो जाति प्रथा से कौन सा आंदोलन संबंधित हो सकता है, मैंने कल ही आपको बताया था, तो वो है हमारा स्वाभिमान आंदोलन। तो इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा सही है। देखिए, कई बार क्या होगा ना कि आप चीज़ों को बस देख के भी आंसर तुरंत निकाल लेंगे। जैसे ही तमिलनाडु में पेरियार की बात आए और जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी जाएं, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि ये तो स्वाभिमान आंदोलन है। ठीक है, क्योंकि पेयरिंग में भी बहुत पूछता है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब 41 पे आते हैं। देखिए 41 में देखिए, ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की थी, तो किसके द्वारा किया था उन्होंने, कि सभी के द्वारा तो करेंगे नहीं, कि जाति व्यवस्था के खंडन हेतु वो नहीं, उन्होंने नहीं किया था, ना ही उन्होंने सभी मनुष्यों की विज्ञान आधारित जो जैविक समानताएं हैं उसको मानकर किया था, ना ही उन्होंने जो पहले चली आ रही हैं भक्ति सूफी आंदोलन उससे प्रभावित होकर किया था। तो आखिर में उन्होंने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की थी, तो उन्होंने तर्क दिया था। अब सुनिए क्या तर्क दिया था उन्होंने। यह तर्क देकर, कलर चेंज कर लेती हूँ, उन्होंने तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। तो जाति असमानता की आलोचना इन्होंने इसी के द्वारा की है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सही। ठीक है, चलिए 42। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने बहुत पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, कि विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस जो है अभियान का आह्वान किया था, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत आसान है, तो ये तो आप सभी कर लेंगे, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और मुझे आप बताइए रॉलेट सत्याग्रह का क्या नाम था दूसरा, इसका आंसर जरूर लिखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये भी जरूर लिखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। तो फिलहाल जो है हमारा इसमें राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। चलिए 43। देखिए यहाँ पर आपको ना पहले सब कुछ पढ़ना है, उसके बाद से यहाँ से आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है कि यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत नरमपंथी तरीके से कहना है, जैसे कि अभी कई बार हमको सरकार की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, बीएड और बीटीसी का तो देख ही रहे हो आप क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपको अपनी नाराजगी दिखानी है तो आप क्या करेंगे, नरमपंथी तरीके से आपको कहना हो, तो आप इसमें से किसको लागू करेंगे, इन चारों में, इन तीनों में से क्या बल का प्रयोग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, या फिर लेख लिखेंगे। अब नरमपंथी आप जानते ही हैं, जो कि अहिंसा नहीं करते थे, चुपचाप करते थे, वो तोड़फोड़ या फिर गुस्सा दिखाने में इसमें बिलीव नहीं रखते थे। तो बस इतना ही मतलब है, बाकी आप खुद समझदार हैं, इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। तो इसका राइट आंसर एक, बल का प्रयोग तो गर्मपंथी करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। आप चुपचाप स्ट्राइक कीजिए और आप लेख लिखिए, लेख लिख कर बताइए, तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 44 देखिए, यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस नीचे भी आ गए हैं उसके ऑप्शंस,
तो चलो देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है। आपने कभी सोचा है कि भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद से अंग्रेजी जो भाषा है वो अभी भी जारी क्यों है? क्योंकि गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर उनको हिंदी नहीं समझ में आती है। आप अगर उनसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो आपकी एक चीज़ भी नहीं समझ पाएंगे, ना वो हिंदी बोल पाते हैं। तो बस इसीलिए था कि कुछ जो है गैर हिंदी भाषी जो भारतीय राज्य हैं उनकी मांग थी, एक उनके समझ में आने वाली भाषा थी, बस इसीलिए इसका प्रयोग जारी है। बाकी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश वायसराय ने भारत, तो ये इसका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इसका तीसरा है। बाकी देखो ये कोई ऐसा शर्त नहीं था कि ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखा था, कुछ नहीं रखा था, कोई शर्त नहीं रखा गया था। ना ही कोई ऐसा है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में उसको परिवर्तित करने में सहयोग देगी, ये भी एकदम गलत है। ना ही आप जो है भारत सरकार भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग पर काबू रखना चाहती थी। काबू क्यों रखेगी? बहुत जगह देखिए अलग अलग भाषाएं हैं, महाराष्ट्र में मराठी है, कलकत्ता में बंगाली है, गुजरात में गुजराती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर कोई काबू नहीं रखना चाहती थी, बस इसलिए कि बहुत से ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी भाषा वो नहीं समझ सकते हैं, बस इसीलिए इसका प्रयोग जारी है। तो तीसरा सही हो गया। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। अब 45 में आ जाइए। देखिए लिखा हुआ है कि तारों के बारे में दिए गए कथन को पढ़ो और सही उत्तर चुनो। तारा क्या है? क्या एक सूर्य एक तारा है? रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। आप बताइए, कभी आपने सोचा है जो तारे दिखते हैं वो क्या है? क्या वो सूर्य के ही सूर्य एक तारा है? और जो अनगिनत तारे हैं क्या वो भी सूर्य के समान है? आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया है? आपको क्या लगता है? तो दोनों बातें सही हैं। जो सूर्य है वो भी तो एक तारा ही है, बस वो हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे ज़्यादा नज़दीक है। बाकी तारे जो है बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो सूर्य भी एक तारा है और रात के समय जितने भी चमकते हुए अनगिनत तारे हैं वो भी सूर्य के ही समान हैं, बस वो छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। तीसरा देखिए, आज मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप सभी बोल रहे थे कि एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए, तो ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। 46 देखिए। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन जोड़ती है? तो वो है स्थल संधि। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। चलिए अब हम आ गए 47 पे। फिर से वही लंबे चौड़े क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर ना ABC के आधार पर वन के प्रकार की आपको पहचान करना है। अब तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें से आपको बताना है कि क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं पहले 47। सबसे पहले देखो लिखा है कि इन वनों को मानसूनी वन कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वृक्ष बताए थे कि यहाँ पर किस तरीके के पेड़ होते हैं, तो साल के होते हैं, सागौन। अगर आपको ये पेड़ के नाम पता है ना आप तुरंत समझ जाएंगे। और ये कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। देखो ये लाइन याद करना उतना पॉसिबल नहीं है, बट इसीलिए मैं इसको बोलूँगी छोड़ दो। बट अगर आपको बस इतना भी पता है ना कि इसको मानसूनी वन कहते हैं, साथ में यहाँ पर पेड़ कौन से पाए जाते हैं, आप तुरंत आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, क्योंकि यहीं पर इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। चलो अब ये देखो। अब अच्छा कुछ अगर मान लीजिए लास्ट के कुछ आपके कट जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए 48 को ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है इसमें है कि इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो किसके अंतर के कारण? तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तापमान और नमी, ये तो होगा ही। अक्षांश और ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ये भी होगा। ढाल एवं मिट्टी की परत की जो मोटाई है वो भी होगा। बट आप पवन के बहने की दिशा से नहीं इसमें कर सकते हैं, तो डी को छोड़ के तीनों होंगे, ABC। तो हमारा तीसरा जो है वो सही होता है, ठीक है, तीसरा। चलिए 49 पे है, ये तो काफ़ी आसान है। इसमें है कि राइन घाटी और वासेज पर्वत किसके उदाहरण है? ये आपको पता होना चाहिए, रट लो। ये जो है भ्रंशोत्य पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। तो राइन घाटी और वासेज पर्वत किसके उदाहरण है? भ्रंशोत्य पर्वत के। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। राइन वैली एंड वॉज जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो वो है ब्लॉक माउंटेन के, कई बार पूछा हुआ है। चलो अब 50 पे आ जाते हैं।
अब ये तो आप सभी बता ही देंगे, इसमें से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है। अभी मैंने कल ही इसको डिस्कस किया है, लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर वायु जो है, सबसे पहले यहाँ पे तापमान कैसा होता है और वायु जो है हल्की होती है भारी होती है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने दूसरे पेपर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि रेगिस्तान का उदाहरण, तो क्या लद्दाख रेगिस्तान है? तो जी हाँ, कोल्ड डेजर्ट है। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम आ गए 51 में। अब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखिए 51 में देख लेते हैं क्या चीजें सही होंगी। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि इसमें से कौन से कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाते हैं। मतलब जो समुद्र है उसके ऊपर के जो तापमान है उसमें कम डिफरेंस को वो समझाते हैं, ये चीज़ पूछा है। सबसे पहले देखो लिखा है कि समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है, तो कम भिन्नता की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा समुद्र का पानी जो है वो उसको गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है और ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये आपने जो है बीपीएससी का जो ज्योग्राफी वाला उसमें भी पढ़ा होगा। उच्च वायु दाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका केवल एक ही पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये किसके ऊपर था? समुद्र के ऊपर तापमान की बात हो रही थी कि उसमें क्या आपको कम भिन्नता जो है समझाते हैं, क्या चीजें हैं। तो सीधी सी बात है कि समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। चलिए अब ये तो बहुत आसान है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको दो कथन, यहां पर देखिए पहले मैं कथन ही दिखा देती हूं, उसी से आंसर निकल जाएगा। दिए गए दो कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानो। यह परत बादलों में मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और इसमें ओजोन गैस की परत होती है। आप मुझे बताइए ओजोन गैस की परत किस में होती है? ऑप्शंस मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो आप भी जानते हैं समताप मंडल। और इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन वगैरह तभी तो इसमें चलते हैं ना, आपको ही पता है। तो समताप मंडल से आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन परत किस में है, तो समताप में है, ठीक है। और ये क्षोभ मंडल है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो बेसिकली ओजोन गैस की परत किस में होती है, तो वो होती है समताप मंडल में। इसको याद रखना है। और यहाँ पर कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं होंगी। चलिए फिर से वही है, आपका वायुमंडल से रिलेटेड है। 53 देखिए यहां पर पूछ रहा है कि यदि वायुमंडल में वायु व वायु दाब, इसको थोड़ा सा और कर दूं, हाँ, वायु व यहां पर देखो यदि वायुमंडल में वायु व वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। एकदम बात सही है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। जी हाँ, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए 54, और प्लीज आप मेरे को आंसर बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं, और आप क्लासेस देख रहे हो या नहीं पिछली, वो भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए 54 देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यातायात से रिलेटेड है। देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको और ऐसे कर देते हैं ताकि सारी चीजें दिखे आपको। सारे ऑप्शंस यहां पर देखो, यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ो और सही कथन का चयन करो। तो सबसे पहले कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। ओके, बात एकदम सही है। अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है। जी हाँ, ये भी बात सही है। अगम्य और दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने के लिए रेलगाम, अब रेल मार्ग बहुत ही सहायक। एक बात बताओ, दुर्गम क्षेत्र में कैसे रेल मार्ग बहुत सहायक है? वहां तो जा ही नहीं सकता है, तो ये तो पॉइंट ही नहीं बनता है, तो सी तो खत्म। वायु यातायात सबसे महंगा है। जी हाँ, जो फ्लाइट वगैरह की जो प्राइस होती है तो काफी महंगी है। तथा दुर्गम और दुरूह स्थानों तक, दुर्गम स्थान पे पहुंचने का एक मार्ग ही है वायु यातायात, इसलिए रेल मार्ग वाला तो अपने आप खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए पहले इस क्वेश्चन को ही अच्छे से दिखाती हूँ, फिर देखते हैं।
यहाँ पर देखो 55, अब 55 में क्या चीज़ें हैं उसके बाद से मैं आपको ऐसे करके स्क्रॉल करके दिखा दूंगी, ठीक है। चलो पूरा ही दिखा देते हैं। 55 में देखो लिखा है कि एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे। सबसे पहले कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, जीवन यापन के बेहतर तरीके हो एंड विवाह हो। तो देखो अगर शिक्षिका है उसको कक्षा में प्रवास विषय को पढ़ाना है तो मैं किस किस कारक का यूज करूँगी। तो सबसे पहले कि जहाँ पर काम करने के अवसर अच्छे हों, जहाँ पर मतलब लाइफ जो हमारी है लाइफस्टाइल है वो वहाँ पे उसको बेहतर करने के तरीके हों, और विवाह, तो तीनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे 4 के साथ, ठीक है। तो बेसिकली तीनों सही हैं, ठीक है, ये सही हैं तीनों। चलिए अब ये 56, अब देखो इसमें ना ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि कौन से युग्म जो है भारत में इस्पात उत्पाद केंद्रों के संदर्भ में विषम है। विषम का मतलब उसका मिलान सही नहीं है। अब इस्पात उत्पादन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि विजयनगर कर्नाटक एकदम सही है। विशाखापट्टनम ये इस्पात है, इस्पात के कहाँ कहाँ पे केंद्र हैं, तो विशाखापट्टनम का कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ये भी बात सही है। सलेम का है तमिलनाडु में। पहले तो इन तीनों का मिलान सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस्पात नगर के केंद्र हैं जो कि एकदम सही है। विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम है तमिलनाडु। बाकी जो पहला था ना ये विषम है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका कोई मेल नहीं है। तो विषम पूछा था, यही विषम हो जाएगा। चलो अब 57 देखिए, 57 तो कई बार पूछा हुआ है एंड आई थिंक आपको पता भी होगा। देखो सेरीकल्चर का मतलब ही होता है रेशम कीट पालन, बट इसने क्या दे दिया है, मत्स्य पालन, खत्म हो गया। पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, तो यहाँ पर दे दिया रेशम कीट, मतलब दोनों उल्टा पुल्टा लिखा है। आप बेसिकली याद रख लो, सबसे पहले तो लिख भी लो कि सेरीकल्चर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीटों का पालन, और मत्स्य पालन का कलर चेंज कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, मत्स्य पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली दोनों ही बातें गलत हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे, 4 के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सही उत्तर चुनो। सही तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से चुने, ठीक है, तो 4 हो गया। चलो उसके बाद से हम चलते हैं 58 पे। और रात के 1 बजे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है, बट कोई बात नहीं, क्लास तो लेनी है ताकि मैं 12 बजे आप सभी को क्लास दे सकूं टाइम पे। यहाँ पर देखो भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है। अब देखो इसमें लद्दाख है, पुलवामा, पूंछ है, ठीक है, बाकी अनंतनाग है, इतने सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको बताना है इसमें कि भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से, क्षेत्र पूछा है आपसे, तो लद्दाख है, ये तो बहुत सिंपल है, लद्दाख के क्षेत्र से ही तो मिलता है हमको पश्मीना ऊन, वहीं पे तो भेड़ पाए जाते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। चलो 59 देखिए, विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार के तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जी हाँ, आपको भी पता है कि अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से अभिवादन करते हैं। तो ये क्या है, आपने कई बार सुना होगा एक वर्ड, डाइवर्सिटी, विविधता। हमारा जो देश है यहाँ पर अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो कि एक डाइवर्सिटी है, विविधता है, जिसको हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है और ये किस तरह का चिन्ह है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के अभिवादन करते हैं, तो ये है विविधता का चिन्ह। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलो 60 क्वेश्चन है, और इसको तो कुछ ज़्यादा ही छोटा में बड़े में लिख दिया है। देखिए 1 मिनट, तो चलो 60 क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो चलो देखते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, सभी को पता है कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, बात एकदम सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। अच्छा, संविधान के अनुसार सारी चीजें देखता कौन है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। राज्यपाल का ऐसा कोई काम नहीं होता है कि हम उसको इसलिए नियुक्त कर रहे हैं कि वो देखे कि राज्य सरकार जो है वो संविधान के हिसाब से काम कर भी रही है या नहीं। जैसे राज्यपाल का हाल है वैसे ही राष्ट्रपति का भी हाल है। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल भी किसके निर्देशों पे चलेंगे, मुख्यमंत्री के, और प्रेसिडेंट किसके निर्देशों पे चलेंगे, तो वो चलेंगे हमारे
प्रधानमंत्री के। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछता है। तो ए तो सही है बट बी गलत है, तो हो जाएगा हमारा पहला। चलिए 60 भी हो गया है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 61, अच्छा यही है, इसको कुछ ज़्यादा ही छोटे में लिखा हुआ है, कोशिश करूंगी कल से थोड़ी सी चीज़ें ये बड़ी हों। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वर भूमि है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उनकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज है। तो संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से है, आप बताइए। क्वेश्चन तो पढ़ लिए आपने, तो वो किस प्रकार के है, क्योंकि उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि चलो मेरे पास तो है अभी अनाज, तो इसका मतलब वो कृषि मजदूर, छोटे किसान, छोटे दुकानदार, जी नहीं, वो बड़े किसान के परिवार से है। तो तीसरा सही हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। चलिए 62, अब यहां से है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। यहां पर देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्न में से क्या प्रदान करता है, आप बताइए। कई बार आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो क्या प्रदान करता है कि जो भी पिता की संपत्ति है उस पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि बस पुत्र का है। और इसमें देखो एक चीज याद रखो, पहले तो मैं टिक कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये ऐसा नहीं था कि महिलाओं के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक जो अवस्था है उसको खारिज कर दो, या फिर जो कृषि भूमि है उस पर पुत्रों का वंशागत अधिकार कर दो। इसका आपको फैक्ट याद रखना है, सही चीजें याद रखिए, बस एक ही बात था, इसीलिए आया था ताकि जो पिता की जो संपत्ति है उस पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार हो। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं 63 पे। देखो ये बुनकर वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, हर बार तो पूछ ही रहा है। यहां पर देखिए, और इसके नीचे भी ऑप्शंस हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसलिए हम पहले ही देख लेंगे कि इसमें क्या सही है और क्या नहीं है। सही चीजें पूछा है तो आपको सही चीजों पे फोकस करना है, ठीक है, गलत चीजों को आप याद मत करना। तो देखो इसमें है कि बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही बताओ। तो सबसे पहले कल भी मैंने आपको बताया था कि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। खुद सोचिए, अभी जो पेपर हुआ है आपका 7 फरवरी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, और ये आज मैं जो करा रही हूँ 31 दिसंबर 2021 का पेपर है, और ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, ये बात सही है। और सेम चीजें लिखी हुई थी। अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करना ऐसा कुछ काम नहीं था, ना ही दादन व्यवस्था में काम करते थे। सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती थी। तो ये ए एंड डी हमारा सही होगा। पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लो, ए एंड डी यही सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं, और एक कई बार पूछा हुआ है। चलो 64, इसको कुछ ज्यादा ही छोटा करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार का अर्थ क्या है, आप मुझे बताइए। मताधिकार का अर्थ क्या है? यही तो है ना, सिंपल सी चीज, कि जो भी व्यक्ति है वो 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उसे मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड का हो। ठीक है, बस यही है। बस महिलाओं को मत देने का अधिकार कानून के समक्ष, या विकलांग बच्चों को विद्यालयों में, ये कोई मतलब ही नहीं है। मताधिकार का मतलब ये है कि आप 18 साल से ऊपर के हैं, आप वोट दीजिए, आप चाहे किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के हैं। तो 4 हमारा सही हो जाएगा। अच्छा ये रहा 65। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए समाजीकृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं, ये बताइए। तो ये क्या है? ये तो रूढ़िवाद धारणा ही तो है कि आप उच्च शिक्षा हेतु जो है, लड़के हैं तो वो मैथ लेंगे, लड़कियां हैं तो वो बायो लेंगी। तो ये सारी चीजें चुनने के लिए इसलिए समाजीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, और ये उनको अपने लिंगानुसार जो है विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये एक स्टीरियोटाइप सोच है, एक रूढ़िवादी सोच है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। तो अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो सिंपल सी बात लिखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी और भी इधर का मैं दिखा दूं, ये देखिए। तो ये क्या है? ये एक रूढ़िवादी सोच है।
ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो कुछ रहता ही नहीं है, बहुत तुरंत सॉल्व हो जाता है। अब ये देखो, बाल अधिकार बिल की बात हो रही है जिसमें बाल अधिकारों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके लिए तो ये रटना पड़ेगा क्योंकि ये जो है आर्टिकल वाली चीजें यहाँ पर पूछ ली गई हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा ना, वैसे ये काफी आसान था तो नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। तो देखिए 66 में इसमें क्या है, सबसे पहले कि कुछ अधिकार, कुछ अधिनियम है, कुछ बिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे जो है अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व है। अब ये तो सभी को पता होगा, ये है हमारा आर्टिकल 21 जिसकी बात अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा, बहुत तेजी से फैली हुई है। तो ये हो गया 21। मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आएगी 19 आर्टिकल याद रख लेना, कई बार पूछा हुआ है। 19 आर्टिकल है, मुझे अपने विचार व्यक्त रखने का अधिकार है, बस। तो एक हो गया हमारा 21, एक हो गया हमारा 19। तो 21, 19 हमारा यहां पे आता है, पहला सही है। अब ये हमारा 67। अब यहां पर देखो भारतीय संविधान की, अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूं, यहां पर देखिए भारतीय संविधान की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं जो हैं वो नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती हैं। ठीक है, तो देखिए आप इतना तो समझ गए होंगे कि इसमें से क्या पूछ रहे हैं आपसे, कि जो नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने, जो मनमाने करते हैं उस पर निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है। कौन करता है आप बताइए। तो वो है मौलिक अधिकार, सभी को पता है फंडामेंटल राइट होता है और उसका अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीजें लिखी हुई हैं कि जो भी विशेषताएं दी गई हैं नागरिकों को, जैसे कि अगर आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, कोई किसी बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन जो है नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, इस पे आप निरंकुश मतलब इसकी रक्षा कर सकते हैं। किसके तहत, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए 68। यहां पर देखो लिखा है कि यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। जी हाँ, अगर कभी भी जो है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आप जानते हैं सबसे बड़ा है, अगर उसको ये लगे कि जो संसद ने, पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा कानून बना दिया है जो कि संविधान, क्योंकि ये चलता किस पे, हमारा देश संविधान पे, संविधान के उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको रद्द कर देंगे। तो उसको, उनके पास अधिकार है। ये अधिकार क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जुडिशियल, आपको पता है, रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। अब ये है 69। कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं वाला पूछा है, गलत वाला पूछा है, तो क्या आपको सही पता है इसका, तो ये आपको बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आखिर में सही क्या है। तो चलिए देख लेते हैं सही क्या है। तो समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए विकलांग जो व्यक्ति उनको भी समान अधिकार प्राप्त है, एकदम बात सही है। केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्तियों हेतु आपको पता ही है जो भी एजुकेशन है उसमें 10% का आरक्षण भी दिया जाना चाहिए, बात एकदम सही है। केवल केंद्र सरकार के ऑफिस तथा संस्थानों को पहुंच योग्य बनाना तथा उनमें रैंप ढलान बनाए जाने चाहिए, या फिर सरकार विशेष जो है स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। आप बताइए सही नहीं है पूछा है आपसे, तो इसमें क्या होगा, क्या उनको बस यहाँ पर देखिए, क्या केवल केंद्र सरकार के ऑफिस तथा संस्थानों में पहुंचने के लिए उनको रैंप आपने देखा होगा जो कि जिसपे आराम से चढ़ा जा सके, वो बनाना चाहिए। तो केवल की वजह से ये गलत हो गया और हमसे नहीं वाला पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो क्यों हुआ था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एक कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से क्या हुआ था, जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है। ना तो सीएनजी, ना एलपीजी और ना ही कोई चूहे मारने की जो जहरीली गैस है, जी नहीं। एक जो कीटनाशक का उत्पादन करने वाला जो एक प्लांट था वहां से क्या हो गया था, जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। तो इसी को बोलते हैं 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अब देखिए 70
1। इसमें क्या लिखा है कि इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, यह निर्भर करता है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पता होगा कि अच्छा इस भाग को मुझे कुछ अच्छे से पढ़ाना है, तो किस पे निर्भर करेगा, वो एक लक्ष्य पे निर्भर करेगा, एक उद्देश्य पे करेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। देखो अवसर, स्वभाव, मान्यताओं, इस पे नहीं, गोल होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। अब ये आ गया एनसीएफ। देखिए एनसीएफ देखिए 72, और आप नीचे भी देखेंगे इसके कूट बने हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो छात्रों को उनकी रुचि और भावों को जांचने में सहायता दें ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर कोर्स व्यवसाय का चयन करें। देखो कहीं पर भी अगर ये आए ना कि आप इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा आगे जाके कोर्स का चयन कर सके, इसलिए आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत होगा। राष्ट्र के समक्ष हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर हम समझ विकसित कर सकें, किसके लिए, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की, राष्ट्र के समक्ष। एकदम बात सही है। सी लिखा है कि पर्यवेक्षण, पहचाने और वर्गीकरण में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि बच्चा उसको पहचाने, उसको जो है क्लासिफाई करे, जी नहीं, हम किस लिए पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। बाकी डी देख लेते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना, तो जी हाँ ये भी बात सही है। तो बी एंड डी ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बाकी 73 देखिए। इसमें लिखा है कि छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप क्या आरंभ करेंगे। मुझे बच्चों को मानचित्र पढ़ाने की प्रारंभिक शिक्षा देनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, बच्चों को दिशाएं, स्केल और चिन्हों को समझाकर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ये सबसे, इसमें देखो ये तीनों ऑप्शंस में आपको एक एक चीजें मिलेंगी, बट यहाँ पर सब कुछ एक ही में दे दिया है कि दिशाएं हो गई, स्केल हो गई, चिन्हों को समझाओ, यहां से मैं स्टार्ट करूंगी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। यहां पर देखो 74, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है उसका कहानी सुनाता है। तो मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, मैं कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रही हूँ, क्या मैं अवलोकनात्मक कर रही हूँ, समस्या समाधान कर रही हूँ, या फिर चर्चा कर रही हूँ, जी नहीं। जब भी आप किसी का एग्जाम्पल देते हैं ना क्लास में कि देखो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो वो होता है आपका वृत्तांत उपागम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा 75। अब यहां पर देखो इसमें क्या लिखा है कि इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव को दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया, डाइवर्सिटी का संप्रत्यय समझ लिया है, तो कौन सा मूल्य और भाव दर्शाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब कि आपने कोई भी भाषा हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समुदाय, आपने सभी की रिस्पेक्ट की है, अभी मैंने आपको बताया है। तो सबसे लंबा वाला आंसर कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। कई बार आपको ऐसे भी ध्यान देना होगा क्योंकि सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पर क्या किया है, विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना, यही होता है विविधता का संप्रत्यय, क्या आपने समझ लिया है। ठीक है, चलिए वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में क्यों उपयोगी है। क्यों उपयोगी है वृत्त चित्र का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान में है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप बच्चों को एक फर्स्ट ओपिनियन के जैसा आप बच्चों को ब्यौरा दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाठचर्या का बोझ कम करता है या फिर ये वैज्ञानिक विषय के तौर पर प्रस्तुत करता है या फिर ये एंटरटेनमेंट है, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि यह घटना का प्रथम दृष्टिता की भांति ब्यौरा देता है, ऐसा लगता है कि आप इसको पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्त चित्र। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अब ये जो है आपके कुछ यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन से इंक्लूडेड हैं। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है। बताइए किसका प्रयोग कर रही है। तो वो क्या कर रही है, क्या वो पाठ्य पुस्तक पे आधारित है, ये तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पे फोकस करना नहीं, ना ही हमको टीचर पे फोकस करना है, ना ही व्यवहार। ये सिंपल सी एक बात है जहां पर मैं प्रयोग करवा रही हूँ, अन्वेषण करवा रही हूँ, विश्लेषण। इट मीन्स कि किस उपागम का प्रयोग हो रहा है, तो वो है सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम। सो दूसरा सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर आ गया हमारा 78। निम्न कथनों पर विचार करो। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। और ये क्वेश्चन रिपीट है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। जी हाँ, क्योंकि वृत्तांतों से क्या होता है, बच्चे जो है विचारों संस्थाओं को समझ लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। दोनों बातें सही हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप समझ सकते हैं। 21 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है एसएसटी के पेपर में। इसीलिए बोलती हूँ कि बस पीवाईक्यू कर लो, सीटेट का पेपर निकल जाएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने केवल पीवाईक्यू किया है, इसके अलावा मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो चलो ये सही हो गया। और अगर आपको क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मैं अभी आपको टाइम दिखाना चाहूँ तो 1:30 बज गए हैं, ठीक है, रात के। तो चलो 79 देखते हैं। निम्न प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का चयन करो जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बढ़िया क्षेत्र उपलब्ध कराता है। समालोचनात्मक का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें से कौन सा होगा जहाँ पे आपको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े, रटी रटाई चीज़ें ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या पूछ रहा है कि चलो जो फिल्म है ना राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता का नाम बताओ। हमें रटवाना थोड़ी है। बम्बई फिल्म उद्योग, ये भी नंबर वाला है, कब पहली बार आया था सामने, इसमें किस प्रकृति का वर्णन किया गया था। या फिर बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी। कल ही मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पर भी रीज़न क्यों, वही होता है क्रिटिकल थिंकिंग। और इससे बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। यहाँ पर देखो लिखा है कि आपको विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या सही चीजें पूछा है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफी है। उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है, आपसे क्या अपेक्षा करेगा। तो चलो देखते हैं क्या जो अभी हमारा जो वैधानिक सुरक्षा है वो जो फीमेल है उनके लिए सुनिश्चित करता है, मतलब कि सामाजिक बराबरी को। तो महिलाओं के लिए इस मतलब ये प्रश्न जो है आपसे, जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे क्या अपेक्षा करता है। तो महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों और उनके इतिहास की व्याख्या करें, यह अपेक्षा करता है। या फिर सामाजिक बराबरी क्या होती है, इसको समझाओ, उदाहरण दो। वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को विश्लेषित करना, उनको सही ठहराना। या फिर बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। जी हाँ, देखिए आपको बराबरी पहुंचाना है तो आपको इस जो भी है इसकी पहुंच और सीमाओं की जांच तो करनी ही होगी। ये आपसे अपेक्षा करता है ये प्रश्न, समझे आप। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ओके, चलिए अब ये 81 है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है, तो आगमन का मतलब होता है जिसमें आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आगमन का मतलब होता है अ से, याद रखो ये अ है, उसका मतलब उदाहरण। तो जहां पर भी उदाहरण वाला ऑप्शन दिखे इसको सही कर दो। विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे। बस उदाहरण से ही आंसर निकल आया पहला, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सही चीजें मिल गई, बाकी नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये ट्रिक है, आ से उदाहरण, और जहां पर भी आगमनात्मक आएगा उसका आंसर उदाहरण ही होगा। ठीक है, चलो अब इसमें 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन के बारे में बताना है। पहला लिखा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। बात एकदम सही है, मैंने टिक कर दिया। यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। जो शिक्षा जो शास्त्रीय पक्ष है उनके लिए जो है प्रॉफिट रहा है। ये बात गलत है, केवल ए सत्य है और बी असत्य है। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलिए 82 भी हो गया। अब हम चलते हैं 83 पे। यहां पर देखो क्या लिखा है कि इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। किस पे देना चाहिए। आप हिस्ट्री के टीचर है ना, तो आप किस पे फोकस करेंगे, आप मुझे बताइए ऑप्शंस पढ़ के। तो अब मैं किस पे करूंगी, क्या मैं सूचनाओं पे करूंगी, उचित प्रतिक्रिया, या फिर मेरा काम है कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। जी नहीं, मेरा काम है स्रोत विश्लेषण। और एक चीज और बता रही हूँ, कहीं पर भी अगर आपको एनालिसिस, ये जो विश्लेषण वर्ड दिख गया ना, इससे बेस्ट आंसर कोई हो नहीं सकता। ये पैडागोजी की ट्रिक्स भी बता रही हूँ साथ में। सो यही हमारा सही होगा, मैं इसी पे फोकस करूंगी। एनालिसिस क्या करता है ना, विचारों को तोड़ देता है, रटाई जो चीजें हैं उस पर फोकस नहीं करता है। चलो 84।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये है कि प्रायः हम इनके लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा था कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है, अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से हम किसके लिए जो सेकंड जो रिसोर्स सोर्स होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं आप मुझे बताइए। अब नई खोज के लिए तो हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करने के लिए अगर हमको विषय की पूर्व जानकारी चाहिए तो हम इसमें करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद से हम करेंगे वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती, हम इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो द्वितीयक स्रोत है उसका यूज करेंगे। बाकी हम बहस के लिए कोई ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उपलब्ध करवाने के लिए नहीं करेंगे। सिंपल सी बात थी, कहाँ कहाँ पर आप द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करेंगे, तो वो हम करेंगे केवल बी एंड डी में। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब ये हमारा है 85। यहां पर देखिए 85 में क्या चीजें पूछ रही हैं कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में जो प्रोजेक्ट कार्य देने का कारण क्या है, क्यों प्रोजेक्ट दिया जाता है। सिर्फ इसीलिए ताकि आप उसको वास्तविक दुनिया से जोड़ सकें, और कोई कारण नहीं है। समय का सही प्रयोग, पाठ्यक्रम को पूरा करवा दो, बच्चों को सुनने पढ़ने में कौशल बनवा दो, ये नहीं है। विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ने के लिए है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है। चलिए, और जहां पर भी वास्तविक चीजें लिख गई ना वो आंसर हर हाल में सही होगा। अब ये हमारा 86, और रचनात्मक मूल्यांकन आप जानते ही हैं, जो कि आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन 86। यहाँ पर देखो लिखा है कि रचनात्मक मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले रचनात्मक में निदानात्मक आता है, आप पता लगाते हैं कि बच्चों के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, उसके बाद उसका उपचार कर देते हैं, एकदम सही है। उसके बाद से हम बच्चों को फीडबैक दे देते हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद से बच्चों को बताते हैं जो जो चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं, यही 2 चीज़ें हैं। बाकी अधिगम का मापन सत्र के अंत में होना, ये तो आपका योगात्मक है ना, कल ही तो मैंने बताया है, जहाँ पर आप लास्ट में एक रिजल्ट दे देते हो। यहाँ पर आपसे रचनात्मक पूछा है तो हम जाएंगे पहले के साथ, ठीक है। चलिए 87, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ब्लूम का ये पूरा तो मैं दिखा, यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए इसमें बेसिकली ना आपको याद रखना है कि जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिए हैं उसका सही क्रम क्या है, बस और कुछ नहीं। इसको इसलिए रट लो। सबसे पहले देखो, स्मृति, अवबोध, अनुप्रयुक्त, विश्लेषण, मूल्यांकन व निर्माण, यही इसका सही क्रम है। तो हम जाएंगे पहले के साथ, ठीक है। चलिए अब ये हमारा 88, यहां पर देखो, यहां पर पूछा है कि एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। किस तकनीक का आपको प्रयोग करना है बच्चों के प्रति जो सजगता है उसका आकलन करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, वो है वाद विवाद, जहां पर बच्चे एक दूसरे से डिबेट करें। नाटक, कथा लेखन, क्विज, इससे नहीं है। ये वाद विवाद जो है ना अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, देखिएगा अपने आप में जहां पर भी ये आएगा ना ये हर हाल में सही होगा, ठीक है। चलो अब ये हमारा 89, देखो 89 में क्या है कि मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में क्या जानने का अवसर देता है। अच्छा, आप टीचर बन जाएंगे तो आप मूल्यांकन करेंगे तो आप बच्चे के बारे में क्या जानेंगे, आपने कभी सोचा है क्या, आप किस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कि मैं देखूंगी ना कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसके बाद से मैं सोचूंगी अच्छा बच्चे की रुचियाँ किस में हैं, फिर बच्चे ने क्या नहीं सीखा है ये भी मैं सोचूंगी। बट बच्चे कैसे सीखते हैं इस चीज़ पे मेरा फोकस नहीं होगा। बच्चे किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, खेल खेल में सीख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, C एंड D। यहाँ पर मैं कर देती हूँ, इसमें A सही है, C सही है एंड D सही है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप देख सकते हो यहाँ पर आके हमारा पूरा पेडागोजी का जो 60 क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको पता ही है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 60 क्वेश्चंस आएंगे, 40 SST एंड 20 आपका पेडागोजी, सभी कर लिया हमने। देखो, अध्यापिका आकलन व्यू रचना के प्रयोग द्वारा छात्राओं की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है कि बच्चों को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आखिर में वो किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है, आप मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको नीचे भी ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है।
तो चलो बेसिकली हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे लग रहा है कि अच्छा बच्चे में कठिनाई, कहीं कहीं पे बच्चों को कठिनाई आ रही है, तो निदानात्मक तो मैं करूँगी ही, ठीक है। क्या मैं योगात्मक करूँगी? जी नहीं। रचनात्मक करूँगी? यस, अभी हमने बात किया ना, रचनात्मक में ही आ जाता है निदानात्मक। तो ए एंड सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि अभी मैंने ऊपर अभी आपको बता दिया कि इसमें सही क्या है, तो ए और सी, ठीक है। तो ये आपकी क्लास थी। 60 क्वेश्चंस जो है मैंने कम से कम 200-300 प्रश्नों में से ये क्वेश्चन छाट के लेकर आई थी। 300-400 प्रश्नों का ये निचोड़ था जो कि बार बार पूछा हुआ है। यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको सच में लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको टाइम भी दिखाना चाहूँगी। अभी आप देख सकते हैं कितना बज रहा है, तो 2 बजने ही जा रहा है, ठीक है। बट ये मेहनत आप सभी के लिए है। अगर आपको लगे तो ही लाइक करना, अदरवाइज बस वीडियो को ध्यान से देख लेना। पढ़ाई कर लो, एग्जाम में समय बहुत कम बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।